चैप्टर 94। राकेश जी के सवाल। ईशानी की गुस्सा हैरानी पार्टी में ज़रूर आएंगे। अब तो निखिल जी भी अविनाश जी और वेद की तरह बाकी सब भी ईशानी को देखने लगे। सुनिधि जी और ईशानी की बाकी तीनों माँ को भले ही ये नहीं पता था कि ईशानी माफिया क्वीन है, पर उन्हें ये ज़रूर पता था कि अपनी फैमिलीज पर बात आए तभी उनकी प्यारी बेटी ईशानी बहुत खतरनाक बन जाती है। उन्हें पता था कि ईशानी भले ही कुछ शो ना करती हो, पर उसकी नज़र फैमिली पर हर वक्त रहती है और फैमिली पर बात आई तो वे किसी को मारने से पहले ये बर्बाद करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचेगी। वहीं मेरा फैमिली में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब लोग उसे न्यूज़ को देखने के बाद ईशानी को ऐसे क्यों घूर रहे हैं। अविनाश जी ने ईशानी को देखा, फिर वेद को देखकर गुस्से से पूछा, तुम कर क्या रहे थे? क्या मैंने तुम्हें प्रिंसेस पर नज़र रखने को नहीं बोला था? उनके सवाल से वेद हैरान हो गया। भले ही वे कैसे ईशानी पर नज़र रखता, ईशानी तो उस पर उसके आसपास भी कुछ दिनों से भटकने नहीं दे रही थी। वे थोड़ा नाराज़ आवाज़ में बोला, दादाजी आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने नज़र रखने की कोशिश नहीं की, पर उसकी इस प्रिंसेस पर कोई चाहे कर भी ज़्यादातर नज़र रख नहीं सकता है भला। अपनी पोती की बात सुनकर अविनाश जी चिढ़ गए, क्योंकि असल में तो वे भी जानते थे कि अगर उनकी पोती चाहे तो कोई भी उस पर नज़र नहीं रखता। उन्हें भी तो कुछ दिन पहले ही ईशानी की नज़र रखने वाली बात पता चली थी, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वे तो पता भी नहीं कर पाए कि कब ईशानी कहाँ जाती है। निखिल जी अपने बेटे की बात सुनकर बोले, नालायक तो डैड को जवाब दे रहा है, तो इससे तो एक काम ढंग से नहीं होता। इतना कहकर वे मन ही मन सोचने लगे, चाहे हम कितनी भी नज़र रख ले, पर शेरनी अपना शिकार कभी नहीं छोड़ती। वहीं अपने दादाजी और डैड दोनों को खुद पर गुस्सा करते देख वेद लाचारी से अपनी प्यारी बहन ईशानी की तरफ देखने लगा, ताकि वे उन दोनों के सवाल से बच जाए। वहीं ईशानी वेद की ऐसी पिटीफुल नज़र नोटिस कर अपने सिर हिला देती। वहीं ईशानी के चारों दोस्त और भाई तो वेद की इस हालत पर बस हंस रहे थे। बाकी सबको तो बस कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर फिर मेरा फैमिली में से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ईशानी के बारे में क्या बात कर रहे हैं, पर ईशानी के ऊपर क्यों नज़र रखनी थी। तभी अविनाश जी परेशान होकर ईशानी की तरफ देखकर बोले, आपने ये क्यों किया प्रिंसेस? हम इसीलिए आपको इस सब से दूर रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी से दुश्मनी मोल ले। अपने दादाजी की बात सुनकर और उनकी फिक्र महसूस कर ईशानी अपने शांत आवाज़ में बोली, जब दुश्मन आप पर हमला करे तब हमें 4 कदम पीछे हटकर चुपचाप बैठ जाना नहीं चाहिए, बल्कि हमें पीछे से 4 कदम लेकर उनसे भी दुगनी ताकत से उन पर वार करना चाहिए। पर आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि जब कोई मेरी फैमिली पर किसी आँख उठाए तो क्या करती हूँ। उन्हें जब हमला करवाया था उससे पहले तो उन्हें ये सोच लेना चाहिए कि अनलाइक भूल गए उन्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए। सब समझ रहे थे कि ईशानी निखिल जी पर वे हमले की बात कर रही है। निखिल जी ईशानी को देखते हुए उसे समझाते हुए बोले, पर गुड़िया आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको उस जैसे घटिया इंसान को मारने का ऑर्डर देने की क्या ज़रूरत थी? आप जानती हैं ना, उस ब्रिजेश माथुर का बाप गजेंद्र माथुर और उसका बेटा अमित माथुर भी उसकी तरह ही घटिया इंसान है। और यहाँ तक इल्लीगल काम में तो अमित माथुर अपने बेटे से भी बड़ा दरिंदा है। मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से मेरी गुड़िया को खरोच भी आए। उनकी चिंता और फिक्र को देखकर ईशानी उनके हाथों में अपना हाथ लिए उन्हें शांत करते हुए बोली, आप अपनी गुड़िया को अच्छी तरह से जानते हैं ना पापा, तो आप किसी बात की फिक्र मत कीजिए। वहीं मेरा फैमिली तो जैसे एक बड़ा झटका लगा था। यहाँ तक कि इस बार तो रविकांत जी और प्रभा जी भी हैरान थे। सुकेश जी और आरती जी डर गए कि एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उनकी फूल जैसी बच्ची कैसे किसी का मर्डर करवा सकती है, वे भी इतने बड़े और जाने माने बिजनेसमैन का। और ये बात तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ईशानी के लिए रोज़ का काम हो। दोनों को अब ईशानी को लेकर डर लग रहा था कि कहीं इस केस में उनकी बेटी को जेल ना हो जाए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग इतना शांत कैसे हैं और ईशानी इतने
आराम से क्यों समझा रही है, जैसे ईशानी ने कोई छोटी गलती किया हो। वहीं समीर, दर्शित, रिहान और अयान भी उसे बात से हैरान थे कि उनकी बहन ने किसी का मर्डर किया है, वे भी इतने बड़े बिजनेसमैन का। वहीं प्रिया की जान तो जैसे हलक में आ गई थी। उसने सोचा नहीं था कि ईशानी इतनी क्रूअल होगी कि किसी को मरवा भी सकती है। अब तो उसे थोड़ा डर लगने लगा था ईशानी से। उसने डर से अपना थूक गटक लिया। ईशानी निखिल जी को समझा रही थी, तभी उसकी फ़ोन रिंग हुआ। ये ऑफिस की तरफ से इम्पोर्टेंट कॉल था, तो ईशानी अटेंड कर लिया और थोड़ी देर के लिए दूर चली गई। तभी रविकांत जी, अविनाश जी और निखिल जी की तरफ देखकर गंभीर भाव से बोले, अविनाश जी, क्या सच में ब्रिजेश माथुर की मौत में हमारी ईशानी का हाथ है? उनकी बात सुनकर अविनाश जी ने बेबसी से अपना सिर हाँ में हिला दिया। वे कहते भी तो क्या कि वे चाह कर भी अपनी पोती को रोक नहीं पाए। वहीं उनकी हाँ सुनकर सबसे ज़्यादा शौक मेरा फैमिली को लगा था। अब तो वे शौक की कोई गुंजाइश भी नहीं रह गई थी कि ईशानी ने ही ब्रिजेश माथुर को मरवाया है। विशंबर जी और देवेंद्र जी के चेहरे भी गंभीर हो गए थे। भले ही ईशानी की कैपेबिलिटी पता थी, फिर भी वे डरते थे कि कहीं इतनी सारी दुश्मनों की वजह से उनकी प्यारी पोती को कोई चोट ना पहुंचा। इसीलिए तो उन सब ने जितना हो सके निखिल जी पर अटैक की बात को ईशानी से छुपाने की कोशिश किया था। सुकेत जी ने उन्हें देखकर गुस्से से बोले, आप सब इस बात को इतनी लाइटली कैसे ले सकते हैं? आप कैसे हमारी बेटी को किसी की मर्डर करने दे सकते हैं? अब तो मुझे लगता है कि आप मेरी ईशानी से सच में प्यार ही नहीं करते हैं। अगर आप सब उससे सच में इतना प्यार ही करते तो आप उसे इतनी बड़ी गलती कैसे करने दे सकते थे? पर आप उसे इस बात की पनिशमेंट देने तो दूर, आप उसे कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। वे तो अभी बच्ची है, अगर उस पर मर्डर केस हो गया तो उसका भविष्य का क्या होगा? उनकी बात सुनकर सबका मुंह काला पड़ गया। सबको गुस्सा भी आ रहा था कि किसी को भी सुकेत जी की बातें एक नहीं लगी। वहीं सुकेत जी की बात आरती जी, समीर, दर्शित, रिहान, अयान को बिल्कुल सही लगी। आरती जी सुकेत जी का हाथ पकड़कर उन्हें शांत कराते हुए बोली, आप शांत हो जाइए। फिर निखिल जी और बाकी सब की तरफ देखकर बोली, हम जानते हैं कि आप सब ईशानी से बेटी की तरह प्यार करते हैं, पर ईशानी भी आप सबको बहुत प्यार करती है, पर आप सब उसे गलत करने से भी रोक नहीं पा रहे हैं। तभी समीर बोला, आप बुरा मत मानिए, पर ये मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों की दुश्मनी की नज़रों में ईशानी आए और वे सब ईशानी को टारगेट करें। प्रिया को उनकी बात सुनकर मन ही मन खुश हो रही थी और सोच रही थी, चलो अच्छा हुआ ईशानी की इस हरकत से सही, पर घर वालों की नज़रों में उसकी इमेज पर ज़रूर। तभी उसकी कानों में एक कड़कती हुई कोल्ड आवाज़ सुनाई दी, मिस्टर मेहरा, मिस मेहरा एंड मिस्टर समीर, यह मेरा और मेरी फैमिली के बीच का मामला है। आपको इससे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कौन प्यार करता है और कौन नहीं, यह बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यह बात अच्छे से पता है। और रही बात मर्डर केस की, तो आप चिंता मत कीजिए, ज़रूरत नहीं है। उसे संभालने के लिए मेरे अपने हैं। ये सब उसने सरकास्टिक वे में कहा था, जिसे उन सबका पास्ट की यादें आ गई। और आपको कब से मेरी चिंता होने लगी? आपकी प्यारी बेटी प्रिया ही तो है आप सबके सामने। आप उसकी चिंता कीजिए, मेरी नहीं। और आइंदा से अगर किसी ने मेरे पापा या दादाजी किसी और मेंबर पर कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, तो मुझे पर हक किस बात का जता रहे हैं आप लोग? इतना कहकर उसने बाकी सब की तरफ देखकर फिर थोड़ी देर के लिए रूम में जा रही थी। इतना कहकर वे रूम की तरफ चली गई। सुकेत जी, आरती जी और समीर और बाकी तीनों भाइयों को ईशानी का ऐसा बिहेवियर देखकर बुरा लग रहा था। ईशानी का उन सबके फैमिलीज न मानना और उन सबके सामने ऐसा बोलना उन्हें हर्ट कर गया। आरती जी की आंखों में आंसू आ गए। वहीं निखिल जी, अविनाश जी, जिन्हें पता था कि ईशानी उनके खिलाफ एक भी बात नहीं सुन सकती, गिर भी नहीं गई। ना कहीं सुकेत जी और समीर की बात भी थोड़ी सही लगी थी, पर उन्हें थोड़ा बुरा लगा था, इसलिए वे चुप थे।
काव्या सुकेत जी और आरती जी को देखकर बोली, अंकल आंटी, अच्छा होगा कि आप ईशानी के सामने उसकी किसी अपनों के साथ कभी ऐसे बात ना करें। दैनिक जी जो अब तक चुप थे उनकी तरफ देखकर गंभीर भाव से बोले, आपने क्या कहा कि अविनाश अंकल और निखिल ईशानी को प्यार नहीं करते? तो सुन लीजिए, वे दोनों ईशानी को अपनी खुद की पोती से ज़्यादा प्यार करते हैं और आज तक ईशानी का हर वे चीज़ देने की कोशिश की है जिससे मेरी बच्ची को खुशी मिले। सिर्फ कह देने से तो कोई माँ बाप नहीं बन जाता है और ना ही जन्म देने से। अपने तो ईशानी को जन्म दिया था पर एक माँ और बाप का प्यार नहीं दिया, जो प्यार उसे निखिल और सुनिधि भाभी से मिला। प्यार की बात आप कर रहे हैं? मैं जब ईशु से पहली बार मिला था तब मैंने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया था और हमें ये भी जानते थे कि आप उसे कितना प्यार करते हैं, या उन्होंने मजाक भरी लहजे में बोला था। वहीं उनकी बात सुनकर सुकेत जी, आरती जी और समीर का सिर झुक गया। तभी रीता जी बोली, और आप कैसे की चिंता मत कीजिए, उसके दादाजी सब संभाल लेंगे। और आप ये सब कहने से पहले खुद के बारे में क्यों नहीं सोच लेते हैं? आप लोग ही तो थे जिन्होंने खुद पर 17 साल की छोटी बच्ची को झूठे केस में जेल भेज दिया था और ये जानने तक की कोशिश नहीं की कि सच क्या है। उनकी बातें सुनकर तो अब सब और भी गिल्ट में चले गए। 4 साल से इस बात की गिल्ट और फिर यहाँ आने के बाद ईशानी की बेरुखी उन्हें खाए जा रही थी। सबको फिर से उसी सीसीटीवी फुटेज की याद आ गई जिस वजह से उनकी आंखों में आंसू आ गए। तभी वेद उन सबको देखते हुए बोला, ईशानी अपनी फैमिली को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, उसे कोई कुछ भी नहीं कह सकता। वे कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। गवर्नमेंट और कानून को वे अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाती है। उसने तो 2 साल पहले एक पार्टी के सारे मेंबर को एक रात में गायब करवा दिया था। पता है क्यों? क्योंकि उन लोगों ने विशंबर दादाजी को मारने की कोशिश की थी और उनके खिलाफ साजिश किया था। मेरी बहन चाहे तो किसी भी देश की गवर्नमेंट को अपने इशारों पर चला सकती है, इसीलिए आप सब मेरी बहन की फिक्र छोड़ दीजिए, उसके लिए और भी बहुत लोग हैं। इतना कहकर वे बेद एरोगेंटली वहाँ से ईशानी के रूम की तरफ चला गया। उसके पीछे पीछे ईशानी के सारे दोस्त और भाई भी चले गए और हॉल में सुकेत जी, आरती जी और चारों भाई बहन हैरान छोड़ गए। वे सब यही सोच रहे थे कि आखिर ईशानी की कितनी बड़ी आइडेंटिटी है जो गवर्नमेंट और लॉ भी उसके सामने झुक गया और किसी भी देश को अपने सामने झुकने की ताकत रखती है। वहीं प्रिया तो सोच सोच के गुस्से से मारे पागल हो रही थी। आखिरकार ईशानी और कौन सी आइडेंटिटी है? वहीं दूसरी तरफ रहाणे विला में दीप्ति और उसका मॉम डैड हॉल में बैठे थे। दीप्ति अपनी आंखों में शैतानी चमक लिए अपने हाथों में पकड़ी इनविटेशन कार्ड को देख रही थी। जब से राजवंश विला से बेइज्जती होकर आई थी तब से दीप्ति गुस्से के मारे पागल हो गई थी। अब तो उसने जिद पकड़ लिया था कि कैसे भी करके वे अपनी बेइज्जती का बदला ईशानी से लेकर रहेगी और कुछ भी करके मोक्ष की बीवी बनकर रहेगी। वहीं गुस्सा तो वीरेंद्र जी और माया जी भी थे, पर उन दोनों ने तो पहले से ही मोक्ष के साथ अपनी बेटी दीप्ति की शादी का सपना सजा रखा था। दीप्ति को उस कार्ड को देखते हुए देख माया जी बोली, तुम उस कार्ड को क्यों देख रही हो? हम उसे छोटी सी पार्टी में तो नहीं जाने वाले। उनकी बात सुनकर दीप्ति अपने मॉम डैड को देखते हुए शैतानी स्माइल लिए बोली, नहीं डैड, हम सब ज़रूर इस पार्टी में जाएंगे। आखिरकार इस पार्टी में उस 2 कौड़ी की ईशानी भी तो ज़रूर होगी ना। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।